जी, तो उसका नाम उन्होंने रखा हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपर टेक्स्ट मतलब जो आपका एचटीएमएल होता है वो हाइपर टेक्स्ट होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ना एचटीएमएल। तो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर का क्या मतलब है कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कि उससे पहले से प्रोसेस करके ना, तो फिर सर्वर पे पहले से प्रोसेस करके, इस बारे में अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसका मकसद क्या है। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर उन्होंने नाम रखा, लेकिन अगर आप इसका एक्रोनिम देखें, इसका एक्रोनिम क्या बनता है? एचपी। नाम सुना सुना नहीं लग रहा है एचपी का? क्या ख्याल है? जी सर। एचपी ह्यूलेट पैकर्ड एक्चुअली सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी है एप्पल के बाद, और बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। उस वक्त तो खैर सबसे बड़ी कंपनी एचपी वाले ही थे जिस वक्त ये हाइपर टेक्स्ट स्पीड प्रोसेसर पीएचपी में डेवलपमेंट हो रही थी। तो उन्होंने ऑब्वियसली वो एतराज़ करेंगे कि कॉपीराइट वायलेशन है, उनका अपना नाम एचपी है, तो ये हाइपर टेक्स्ट स्पीड प्रोसेसर ही चाहे नाम रखें, लेकिन उसका एक्रोनिम फिर एचपी बनता था। तो वो कुछ क्लैशेस वगैरह इस तरह के आए, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि इसका नाम, एक तो ये था कि उसमें क्लैशेस आ रहे थे, दूसरा ये कि अक्सर लोग पहचान भी नहीं पा रहे थे कि वो जो पीएचपी है उसका अगला वर्जन, उसका नाम क्या है। तो उन्होंने क्या किया कि इसका पूरा नाम है पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है। अच्छा, अब इसका अगर कोई एक्रोनिम करे, तो सबसे पहले पीएचपी का पी और हाइपरटेक्स्ट का एच और प्री प्रोसेसर का पी, तो वो क्या बन जाता है? पीएचपी। तो एक तरह का बस लॉ को अवॉइड करने के लिए उन्हें थोड़ी सी गेम ही खेली कि एक तो ये कि नाम भी पुराना रहे पीएचपी, दूसरा ये कि उसका मतलब जो है वो एक्चुअली जो हमारी लैंग्वेज है उसे रिफ्लेक्ट कर रहा हो, और तीसरा कॉपीराइट वायलेशन या इस तरह के कोई इश्यूज भी ना बने। तो ये बेसिकली मकसद था, और सारी हिस्ट्री थी इसके पीछे, नाम के पीछे। थोड़ा सा मैंने कहा इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बाद जगहों पे अगर मैं इसकी एब्रीविएशन बताता, तो अगर ना बताता तो फिर एक क्वेश्चन होता है कि आपने एब्रीविएशन तो बताई नहीं। अगर बताता तो बाद लोगों ने कहना था कि इसका तो ये एक्रोनिम है, बाद ने कहना था इसका वो एक्रोनिम है। तो बेसिकली दो इसके एक्रोनिम थे, पहले कुछ और था, बाद में उन्होंने चेंज कर लिया। अच्छा, जल्दी से आगे चलते हैं। एक ये बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे क्योंकि पीएचपी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। मेरा तो ख्याल था कि बाद में इसको स्टार्ट किया जाए, लेकिन चूंकि ज़्यादातर लोगों के प्रोजेक्ट जो हैं उनके नीचे बड़ा सा करके पीएचपी लिखा हुआ है, तो जाहिर है एक एंग्जाइटी होती है, एक मतलब खर्चा होता है कि कहीं टाइम पे ना कर सकें। तो मैंने कहा उसके बारे में ना काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि एक्चुअली सर इसके अंदर हम करेंगे क्या, और कितनी देर तक क्या हम कर लेंगे। अच्छा, कोई भी लैंग्वेज जब आप सीखते हैं ना, उसकी चंद एक डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि आप उसका कोडिंग या उसका सिंटैक्स जो है वो सीखते हैं, मतलब उसमें फॉर लूप आपने किस तरह से बनाना है, उसमें वेरिएबल्स आपने किस तरह से क्रिएट करने हैं, उसके अंदर डिफरेंट अरिथमेटिक्स या लूप्स वगैरह किस तरह से चलाने हैं, और उसकी कुछ और डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं, कुकीज़ वगैरह और सो ऑन, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स, ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। वो सारा कुछ जो है वो उस लैंग्वेज को, जैसे आप समझ लें कि एक नई जुबान को बोलने का तरीकाकार है। ठीक है, वो एक लेवल होता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके अंदर ना आप डिफरेंट, जिस तरह एक बंदा नए लैंग्वेज के पहले अल्फाज सीखता है, फिर उसमें ना बात करना सीखता है कि डिफरेंट मतलब बात करनी है हमने तो वो किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने चाय मंगवानी है तो मैं किस तरह से मंगवाऊंगा, मैंने कॉफ़ी मंगवानी है तो किस तरह से मंगवाऊंगा, मैं मुझे अगर गर्मी लग रही है तो मैं बाकी इर्द गिर्द लोगों को किस तरह से बताऊंगा। इसी तरह से जो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज है उसके अंदर भी जब हम ये लैंग्वेज सीख लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम ना उसके अंदर छोटे छोटे एप्लीकेशन के पार्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं, मॉड्यूल्स जिसे हम आमतौर पे कहते हैं, मॉड्यूल्स हम बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये मॉड्यूल जो हैं उसके बाद फिर हम बनाना सीखेंगे, जिसमें मतलब डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, जो आप फॉर्म के अंदर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं, उसके बाद सबमिट या सेव या जिस पे भी आप क्लिक करते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करें, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बैकएंड पे जाके हमारे सेव होने होती है डेटाबेस में। वो हम किस तरह से करते हैं। इसी तरह से रीडिंग डेटाबेस टेबल्स एंड डिस्प्लेइंग इट ऑन स्क्रीन, डेटाबेस में सब कुछ टेबल की सूरत में सेव होता है, वहां से टेबल्स फेच करके तो आपने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे किस तरह से दिखानी है, ये चीज़ उसके अंदर आ जाएगी। फिर अरेज जो है उनके साथ काम करना, अरेज जो है उनको आपने नेविगेशन पेन की सूरत में दिखाना होता है। बाद का जो आपके होम कॉन्टेक्टर्स वगैरह होता है ना, ऊपर टॉप पे नैब बार बनी होती है, उसमें कन्वर्ट करना, या टेबल में कन्वर्ट करना, या लिस्ट में कन्वर्ट करना और उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना। फिर पेजिनेशन आ जाती है। पेजिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी, मतलब लेट्स से कि आप दराज डॉट कॉम है ना, एक ई कॉमर्स की साइट है, आपके ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी एक तरह की, एक ज़्यादातर ई कॉमर्स की साइट्स की हैं जो नहीं है, उसके अंदर किसी न किसी तरह की सर्च और ब्राउज आप लोगों ने लाजमन करनी है। उसमें क्या होगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो एक लिस्ट आ जाती है जो कि एक पेज पे डिस्प्ले हो रही है।
अब उससे दूसरे पेज पे आपने जाना है, नेक्स्ट फॉरवर्ड जो है वो सारा कुछ जो है PHP के जरिए से कंट्रोल हो रहा होता है। उसके अलावा डिफरेंट नीचे पेजेस के नंबर्स बने होते हैं, उनमें से किसी भी पेज पे आप क्लिक करें तो वो पेज ओपन हो जाता है। ये सारी जो बेसिक्स हैं ये PHP के जरिए से हमने कैसे कंट्रोल करनी है, ये सारा कुछ। इसके अलावा आर्टिकल्स जो है वो नए आर्टिकल्स उसके अंदर आप वेबसाइट के अंदर ऐड कैसे कर सकते हैं, उसे एडिट कैसे कर सकते हैं। नीचे कमेंट्स का सेक्शन होता है, वो आपने किस तरह से बनाना है। ऑथेंटिकेशन यानी लॉगिन वगैरह जो है वो आप किस तरह से करेंगे, वो सारा कुछ जो है ये छोटे छोटे मॉड्यूल जो है वो हम बनाना सीखेंगे। लैंग्वेज के अंदर हमारी दो चीज़ें आएंगी, एक तो हमारी PHP आएगी जो कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और दूसरा हमारी MySQL आएगी। MySQL SQL लैंग्वेज यूज़ करता है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो डेटाबेस के अंदर हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो सेव करते हैं, PHP के जरिए से चूज करते हैं कि कैसे कहाँ पे इंफॉर्मेशन सेव करनी है और कहाँ पे इंफॉर्मेशन लोड करके डिस्प्ले करवानी है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर होंगी, और इसके मॉड्यूल जो हैं वो भी होंगे। ये सारा कुछ जो है ना हमने टारगेट रखना है कि हमारा ये जो 1 मंथ है, 1 मंथ या इससे 1 या 2 हफ्ते ऊपर हो सकते हैं, 1 या 1.5 माह के अंदर इंशाल्लाह ताला हमने कोशिश करनी है कि ये सारा कुछ जो है कवर हो जाए। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे यूटिलिटी लाइब्रेरीज पे। इनमें से ज़्यादातर यूटिलिटी लाइब्रेरीज जो हैं API भी हम यूज़ करेंगे बाद में। वो क्या होता है कि पहले से बनी हुई डिफरेंट या तो डाटा स्टोरेज टाइप्स होती हैं, या फिर डिफरेंट फंक्शनैलिटी होती है जो कि आप अपने प्रोग्राम्स के अंदर ऐड कर लेते हैं। इनमें से ज़्यादातर के लिए आपको PHP के साथ साथ जावास्क्रिप्ट की भी ज़रूरत होगी, और इनमें से ज़्यादातर जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो आपके प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल भी होनी है। तो वो जो है वो भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा हमें जावास्क्रिप्ट की ब्रेक लेनी पड़ेगी। जो ऑलरेडी मेरे सेशंस में हिस्सा ले रहे हैं उनकी उस वक्त तक वैसे भी जावास्क्रिप्ट भी कंप्लीट हो चुकी होगी। तो अगर इस बैच के साथ वो कंटिन्यू करना चाहे तो इस बैच के साथ कर सकते हैं, या जैसे भी मतलब उस वक्त मुनासिब लगा। कहने का मतलब ये है कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो जावास्क्रिप्ट उसके लिए ज़रूरी है, वो हम उसके साथ करेंगे। फिर उसके अलावा फ्रेमवर्क्स हैं, फ्रेमवर्क्स या जिसे मॉडल व्यू कंट्रोलर भी कहते हैं। ये इसके अंदर हम दो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उस वो मेंशन है। वो कह रहे हैं कि या तो कोड इग्नाइटर आप कर लें या लारावेल कर लें। मेरे ख्याल से कोड इग्नाइटर जो है वो हम कर लेंगे, या लारावेल उस वक्त डिसाइड कर लेंगे। स्टूडेंट जो ज़्यादा इस तरफ जाना चाहेंगे वो हम कर लेंगे। मेरा वैसे पर्सनल मशवरा है कि अगर आप स्टार्ट में कोड इग्नाइटर करें ना तो आप लोगों को फ़ायदा बहुत होगा। जी, कोई क्वेश्चन है? एक्सक्यूज मी सर, इन दोनों जो डिफरेंस क्या है इसमें, इन दोनों में किसका क्या बेनिफिट्स हैं? कोड इग्नाइटर और लारावेल? जी जी बिल्कुल। इसके डिफरेंस के ऊपर ना बहुत सारे बोर्ड, बहुत सारे ब्लॉग्स जो है उसके अंदर काफ़ी बहस चलती रहती है कि ये बेहतर है वो बेहतर है। जहाँ तक चॉइस का ताल्लुक है कि आप किस तरह से डिसाइड करेंगे। बेसिकली कोड इग्नाइटर जो है ना बड़ा लाइट वेट आप कह सकते हैं कि फ्रेमवर्क है। इसके अंदर ज़्यादातर काम आपको खुद करना पड़ता है। बस ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो आपको मतलब आप अप्लाई करना चाहेंगे सिक्योरिटी की और इम्प्लीमेंटेशन की, वो कोड इग्नाइटर में आपको मिलेंगी। यानी कि आपकी एप्लीकेशन जो है ना बड़ी रॉबस्ट होगी, बड़ी स्केलेबल होगी। आप स्केलेबल का मतलब होता है कि आपने एक दफ़ा एप्लीकेशन बनाई है उसको आप मजीद बढ़ा सकते हैं, उसे फैला सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। अब जब हम कोड लिखते हैं ना तो ज़्यादातर प्रोग्रामर जब स्टार्ट में कोड लिखते हैं तो वो अच्छे मतलब जो गुड प्रैक्टिसेस होती हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे होते, या कुछ गलतियां हो जाती हैं। गलतियां इस तरह की नहीं कि मतलब लॉजिकल या बग्स वगैरह इस तरह कुछ होगा। गलतियां इस तरह की आप उसे लिखते ऐसे हैं कि बाद में आप अगर वापस जाके उसे चेंज करना चाहिए ना, बढ़ाना चाहें तो वो मुश्किल हो जाता है। और सिक्योरिटी की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि आप एज में आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, मैं भी अभी तक सीख रहा हूँ। तो वो सारी चीजें जो है बड़े अच्छे तरीके से इसके अंदर इम्प्लीमेंट की हुई हैं। जहाँ तक लारावेल का ताल्लुक है, लारावेल एक बहुत हैवी ड्यूटी फ्रेमवर्क है जिसके अंदर ऑलमोस्ट हर चीज जो आप सोच सकते हैं ना कि ये आपने PHP में करनी है, वो उसका एक तरह से आप समझ लें कि बने बनाए जो सॉल्यूशंस मौजूद है इसके अंदर। तो आप पे डिपेंड करता है कि ज्यादा कंट्रोल आप अपने हाथ पे रखते हैं और सिर्फ थोड़ा बहुत कंट्रोल जहाँ पे ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत है वहां पे आप MVCs को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, या आप ज्यादा रिलाई करना चाहते हैं MVCs पे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। दोनों चॉइसेस जो हैं वो आपकी जहन पे डिपेंड करता है और आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। मैं पर्सनली कोड इग्नाइटर जो है उसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैं अपने पास ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहता हूँ।
और वैसे भी ज़रा मेरे ख्याल में, अब ये अगर कोई लारावेल का फ़ैन होगा तो वो इख्तिलाफ करेगा, लेकिन मेरे ख्याल में कोड इग्नाइटर ना, मेरा ये ख्याल है कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। सर तो स्पीड से कुछ पे फर्क पड़ता है? इन दोनों फ्रेमवर्क में से कौन सा फ्रेमवर्क अगर हम यूज करें तो स्पीड वेबसाइट की फास्ट रहेगी? ज़्यादा लोगों का ख्याल है कि कोड इग्नाइटर जो है उसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ है। कोड इग्नाइटर जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी ओवरऑल साइट जो है उसके जो सर्वर एंड का जहाँ तक ताल्लुक है वो ज़्यादा चलता है। लेकिन अगेन यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि आपने इस्तेमाल किस तरह से किया है। ठीक है, टूल्स अच्छे हों भी, अगर आप उसका इस्तेमाल प्रॉपर नहीं कर पाते तो मैंने ऐसे भी देखा है कि कोड इग्नाइटर जो है उसकी साइट्स बड़ी वो सर्वर पे लोड डाल रही हैं, और लारावेल की मैंने बाज़ औक़ात देखा है कि साइट्स जो है वो बड़ी स्मूथ चल रही। तो आपकी इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे तरीके से करें तो कोड इग्नाइटर जो है लारावेल जो है वो भी अच्छी स्पीड दे सकता है। अगर आप बुरे तरीके से करें तो कोड इग्नाइटर भी बड़ा आपके सर्वर पे लोड डालेगा। लेकिन ओवरऑल कोड इग्नाइटर जो है ज़रा फास्ट कंसिडर किया जाता है। लारावेल में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, टूल्स बहुत ज़्यादा है और बड़े रिच टूल्स हैं। ठीक है जी, चलें, ये थोड़ी सी डिस्कशन हो गई इसके बारे में जो कुछ हमने पढ़ना है। अब ज़रा आ जाते हैं PHP की तरफ। आप लोगों में अक्सर बल्कि ज़्यादातर लोगों ने HTML और CSS भी अक्सर स्टूडेंट्स ने थोड़ी बहुत कर ली है। जिन्होंने नहीं की वो मुझे बता दें। अच्छा, यहाँ पे दो क्वेश्चन थे, मैं उनका फौरी आंसर नहीं कर सका। एक तो ये कि स्लाइड के बारे में कह रहे हैं, बिल्कुल स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा PDF फॉर्मेट में, रिकॉर्डिंग भी इसकी और स्लाइड भी, दोनों चीज़ें मैं शेयर कर दूंगा। और दूसरा टेक्स्ट जूम, ये अच्छा इससे भी ज़्यादा जूम, चलो मैं ट्राई करता हूँ। अब ठीक नज़र आ रहा है? चले, आई थिंक अब मेरा बेहतर नज़र आ रहा होगा। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ जी, ज़्यादातर लोगों ने HTML CSS का आइडिया तो हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन फिर इस तरह के अराइज होते हैं कि फिर हमें PHP की क्या ज़रूरत है, हम सारा कुछ बना रहे हैं। अक्सर तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप बताएं क्या बनाना है, हम उसके अंदर HTML और CSS के अंदर बना लेंगे। पहले ना दो तरह की बेसिकली साइट्स होती हैं, डायनेमिक और स्टैटिक साइट्स। डायनेमिक साइट्स क्या होती हैं और स्टैटिक साइट्स क्या होती हैं, ये ज़रा देखते हैं। पहले जो ज़्यादातर साइट्स हुआ करती थी ना, स्टैटिक साइट्स ही हुआ करती थी। उसके अंदर क्या होता था, डिफरेंट आपने क्या किया है, एक वेबसाइट क्या होती है, डिफरेंट वेब पेजेस का मजमुआ होती है। काफ़ी सारे वेब पेजेस बनाए, उनको आपस में लिंक कर दिया आपने, एक सर्वर पे आपने अपलोड कर दिया, तो वो आपका जो है एक वेब पेज बन गया। उसके अंदर बेसिकली काम किस तरह से करता है, एक ब्राउज़र आपको पता है ना, जिस तरह ये क्रोम है, जिस तरह फायरफॉक्स है, जिस तरह से और भी काफ़ी सारे नेट्स के कभी हुआ करता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी कभी हुआ करता था, तो ख़त्म हो गया। एज है, इस तरह के डिफरेंट ब्राउजर्स हैं। जब आप ब्राउजर ओपन करते हैं उसके अंदर कोई भी एड्रेस टाइप करते हैं, क्या होता था, एक सर्वर पे वेबसाइट बनाने वाले ने अपने डिफरेंट वेब पेजेस जो हैं वो रख दिए। आप उस सर्वर का एड्रेस लिखते हैं, उस सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है कि भाई ये वाली फाइल भेज दो। वो क्या करता है, ढूंढता है वो फाइल कौन सी है, और वो HTML फाइल है उसको वापस भेज देता है। यहाँ पे एरो मैंने उल्टा लगा दिया, इसलिए यहाँ से HTML ब्राउजर को वापस भेज जाएगी। एक सिंपल सा तरीका था। अच्छा, इन वेबसाइट्स का बड़ा अच्छा काम चलता रहा, लेकिन मसला क्या था, आप लोगों ने टर्म सुनी होगी, .com बबल, मतलब एकदम बड़ा वो .com का ना गुड्डी चढ़ी थी कि इसका बड़ा ज़बरदस्त कारोबार है, और फिर एकदम से ठप हो गया था। मसला ये था कि एक साइट जो है, जितनी मर्जी इंटरेस्टिंग मैं साइट आपके लिए बना दूं, आप लोग एक दफ़ा उस पर आएंगे, 4 5 10 15 पेजेस हैं, आप देखेंगे। दूसरे दिन आप आएंगे, उसे पढ़ेंगे, देखेंगे, चलें जी बड़ा मज़ा आया, मैंने कोई रेसिपीज़ की साइट लेट से बनाई हुई है। तीसरे दिन आप देखेंगे, फिर आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, साथ साथ कंटेंट नहीं चेंज हो रहा। अच्छा, उस पर फिर लोग क्या करते थे कि वेब पेजेस नए ऐड करते रहते थे, कंटेंट उसका चेंज करते रहते थे, लेकिन वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ा ज़्यादा कोड लिख के आपको वो थोड़ा सा कंटेंट उसके ऊपर डिस्प्ले करवा पाते हैं। तो वो साइट्स जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता उनके व्यूअरशिप जो है पहले एकदम से बढ़ती थी, फिर कम हो जाती थी। उस दौर में कहा जाता था कि एक एवरेज साइट जो है वो उसकी जो अगर वो अच्छा चलती है ना, तो उसकी उम्र होती है 3 से 4 माह। 3 से 4 माह में एकदम से वो राइज करेगी, और उसके बाद फिर व्यूज उसे, मतलब सारा रश जो है खत्म हो जाएगा। एकदम से जब दोबारा से जो वेब है ना उसका राइज हुआ, वो हुआ पहले मेरे टाइम में, तो मेरे टाइम में मैं कह रहा हूँ जैसे बड़ा खैर, जो शुरू शुरू में जो सोशल मीडिया था, ऑर्किड उसमें बड़ा पॉपुलर था, जिस तरह से आजकल फेसबुक है। उसमें क्या था कि हर वक्त कंटेंट नया अपलोड होता रहता था। लोग क्या करते थे,
अपनी आईडी बनाते थे जिस तरह फेसबुक है, और डिफरेंट पोस्ट करते थे, फीड्स होती थी, फीड्स देखते थे, एक दूसरे के कमेंट्स देखते थे, डिफरेंट ग्रुप्स वहाँ पे बने होते थे, ग्रुप्स में लोग पोस्ट करते थे, एक दूसरे के पोस्ट पे कमेंट करते थे। तो उसमें क्या था कि हर वक्त कंटेंट चेंज होता रहता था। अब वो चीज़ किस तरह से काम करती है, लेट्स से कि एक इसी तरह की साइट जो है बनी हुई है, मैं ब्राउजर को रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने अपना वेब पेज ओपन करना है, ब्राउजर को मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरा जो होम पेज है, जाहिर है जब आप लॉगिन करते हो तो सबसे पहले आपका होम पेज आता है ना, या फीड वाला पेज आप उसे कह ले, भाई वो डिस्प्ले करवा दो। अब उस जब मेरी ये रिक्वेस्ट जाएगी ना वेब सर्वर की तरफ, वो क्या करेगा, वो देखेगा फाइल कहाँ है। फाइल पहली दफा जब फाइल थी तो फाइल उसने देखी थी तो HTML थी, ऐसे ही वापस कर दी। अब जो उसने फाइल देखी है उसके साथ एक्सटेंशन है .php। अब .php जो एक्सटेंशन है, उसे ये पता है कि ये .php जो है ये ब्राउजर में डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं हो सकती फाइल, ठीक है, ब्राउजर इसको डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं कर सकता, ब्राउजर जो है वो .html फाइल को ही डिस्प्ले करवा सकता है। PHP जो है वो सीधा एक लैंग्वेज है, उसके अंदर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होंगी, लॉजिक्स होंगे, वो आपका ब्राउजर जो है इंटरप्रेट नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, एक अपना प्रोसेसर है PHP का जो कि आपके सर्वर पे इंस्टॉल हुआ होगा, वो फाइल उसको भेजेगा, भाई ये सारा पेज है जिसके अंदर यहाँ पे किसी बंदे का नाम आना चाहिए, यहाँ पे ये सारे उसके फ्रेंड्स हैं होने चाहिए, ये सारा कुछ जो है यहाँ पे उसके फ्रेंड्स आने चाहिए, यहाँ पे उसके डिफरेंट पोस्ट आने चाहिए। वो पेज जो है उसने क्या किया, प्रोसेसर को भेज दिया। अब प्रोसेसर ने कहा कि भाई आईडी इसकी ये है तो इसका नाम क्या होगा, इसके फ्रेंड्स कौन से होंगे, इसके पोस्ट जो है वो कौन सी डिस्प्ले करवानी है। वो क्या करेगा, यहाँ से डेटाबेस से सारा का सारे ये जो यहाँ से फाइल गई यहाँ पे, यहाँ से उसने क्या किया, प्रोसेस किया, उसने कहा कि भाई कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, इस बंदे का नाम मैंने ऐड करना है, इसके फ्रेंड्स मैंने ऐड करने हैं, इस बंदे की पोस्ट मैंने ऐड करनी है। वो कहाँ पे पड़ी होंगी, ये डेटाबेस पे। डेटाबेस से सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे इस पेज के अंदर पुट करेगा, और ये इन्फॉर्मेशन पेज के अंदर पुट करके उस वो HTML उसकी बना के तो वापस कर देगा। अब ये HTML जब ब्राउजर में ओपन होगी तो उसका फायदा क्या होगा कि मेरा जो होम पेज है वो मेरे हिसाब से होगा, आपका होम पेज जो है वो आपके हिसाब से होगा, और इस तरह से सो ऑन डिफरेंट लोगों का डिफरेंट पेज जो है वो आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि हमें जो सर्वर एंड है वहाँ पे ही क्यों हम ये सारी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ब्राउजर जो है उसके अंदर जावास्क्रिप्ट के जरिए से ही कर लेंगे। अगर मतलब हमाद ने लॉगिन किया है तो हमाद ही डिस्प्ले हो, नेम और फोटो भी उसकी अपीयर हो। मसला ये है कि पूरी दुनिया का डाटा जो है मौजूद है। ईमेल की भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स से मैंने लॉगिन किया है और ईमेल जो है डिस्प्ले करवानी है, जावास्क्रिप्ट जो है वो मेरी फिल्टर करके ईमेल डिस्प्ले करवा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा कि जो मेन सर्वर है ना वो पूरी दुनिया की ईमेल उठा के पहले मुझे देगा, फिर उसमें से फिल्टर करके मेरी ईमेल जो है मेरे मतलब जीमेल या किसी भी दूसरे ईमेल इनबॉक्स के अंदर नजर आएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम चाहेंगे कि जो भी प्रोसेसिंग होनी है ना, जो भी फिल्टरिंग होनी है, वो हमारे सर्वर एंड पे ही हो। तो सर्वर एंड पे वो क्या करेगा, देखेगा कि इस बंदे का ये नाम है, अच्छा उसकी मेल्स क्या है, क्या क्या है, वो डेटाबेस के अंदर से मेल्स उठाएगा और उस इनबॉक्स के अंदर पुट करेगा, और इनबॉक्स वाला जो HTML पेज है वो ब्राउजर को कर देगा वापस। तो इस तरह से हमारा जो ये सारा सर्कल काम करता है। और इसके अंदर यहाँ पे हमारी PHP का रोल है कि सर्वर एंड पे हमने कुछ ना कुछ लॉजिक्स उसे बताने होते हैं, कुछ ना कुछ कंडीशंस लगानी होती हैं। वो सारा कुछ जो है हम PHP के जरिए से करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से इसका इंट्रोडक्शन करके ना तो लाइव कोड जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ जो है ज़रूरी है। मैंने अभी आपको ये सारे कंपोनेंट्स बताए कि कहाँ कहाँ पे क्या होता है। तो उसके लिए ना चंद एक चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो सारी पहले आपने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करनी है, जिसे कहते हैं डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। हर तरह की डेवलपमेंट की डिफरेंट इन्वायरमेंट्स होती हैं। इसकी क्या है रिक्वायरमेंट्स है? सबसे पहले तो मैंने कहा था कि जो PHP है वो रन होती है सर्वर पे। हमें अब एक वेब सर्वर चाहिए, एक चीज़ ये हो गई। दूसरा हमें क्या चाहिए, एक ये देख रहे हैं डेटाबेस, मैंने कहा था कि डेटाबेस से सारी इंफॉर्मेशन वो निकालेगा सर्वर और प्रोसेसर। तो एक डेटाबेस जो है वो भी हमें चाहिए। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए एक ये प्रोसेसर, PHP प्रोसेसर। ये तीन चीज़ें जो है हमें चाहिए। अब एक तो तरीकाकार है कि ये तीनों चीज़ें जो हैं आप अलग-अलग एक वेब सर्वर लें, उसके ऊपर ये तीनों चीज़ें जो है पहले से ज़्यादातर इंस्टॉल होती हैं। PHP के अलावा और भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, C# है, ASP
या आप कह लेंगे जावा है, पाइथन है, फ्लास्क फ्रेमवर्क उसका। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, लेकिन PHP वाहिद लैंग्वेज है जो कि ऑलमोस्ट आपको गारंटी होती है। कोई भी आप वेब सर्वर लेते हैं ना, तो उसके अंदर पहले से मौजूद होगी। तो एक तो तरीकाकार ये है कि आप ऑनलाइन जाएं, आज सारे जाएं और ना 10-10, 15-15 डॉलर का ना वेब सर्वर एक बाई करें, ताकि आपकी PHP रन हो सके। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा ज़रा बेहतर तरीकाकार ये है कि आप पहले से ही इतने मतलब पैसे खर्च ना करें। अगर आप ज़्यादा अमीर हैं तो वो पैसे आप मुझे भेज दें, मैं किसी अच्छे काम में इस्तेमाल कर लूँगा। आप ऐसा करें कि एक सॉफ्टवेयर है, अच्छा, इनमें ना 3 चीज़ें जो मैंने बताई थी। वेब सर्वर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अपैची, और डेटाबेस जो है वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे माइस्क्यूएल है। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्वियसली जो हम पढ़ने जा रहे हैं PHP, हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये तीनों चीज़ें ना एक पैकेज के अंदर मिलती हैं जिसका नाम है लैम्प। ठीक है, लैम्प उसका शुरू में नाम हुआ करता था, अब तो उसका नाम चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ मैं बताता हूँ। ये ज़्यादातर प्रोग्रामिंग जो है ना सर्वर एंड की, वो हैंडल होती है लिनक्स पे ज़्यादातर। अगर आप सर्वर देखेंगे तो वहाँ पे लिनक्स चल रहा होगा। तो लैम्प स्टैंड्स फॉर लिनक्स, अपैची, माइस्क्यूएल और PHP। ये 3 जो मैंने आपको बताया था ना, अपैची वेब सर्वर है, माइस्क्यूएल जो है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, और PHP जो है हमारी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होगी। तो ये तीनों चीज़ें जो है लिनक्स के लिए उन्होंने क्या की, बंडल कर दी कि एक ही चीज़ आप डाउनलोड करें और उसे इंस्टॉल कर लें। अच्छा, उसके बाद फिर ऑब्वियसली विंडोज़ और मैक के यूज़र जो है उन्हें तो पीछे नहीं छोड़ना था। तो उनके लिए उन्होंने निकाला मैम्प और वैम्प। ये 3 जो है प्रोजेक्ट्स उन्होंने लहज़ा से शुरू किए। आगे जाके फिर ये प्रोजेक्ट जो है मर्ज हो गए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि इसके साथ ना हमने एल लगाना है, ना एम लगाना है, ना डब्ल्यू लगाना है। लैम्प फिर लफ्ज़ बनता था, जो लैम्प होता है आपका। मैप और वैम्प अगर इस तरह के लफ्ज़ बन ही गए, तो हम क्यों ना इस तरह XAMP जो है वो लगा लें। इसमें एक और पी भी उन्होंने ऐड कर दिया, पर्ल लैंग्वेज भी उसके अंदर उन्होंने शामिल कर दी, जो कि अभी हमने पढ़नी नहीं। वो उसका डिफरेंट और एक मकसद है, पुरानी एक लैंग्वेज है काफ़ी। तो खैर ये जो है पैकेज बनाया है जैम्प का, जो कि हम आजकल डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करके अगर हम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारा सिस्टम ही वेब सर्वर बन जाएगा। हमारे सिस्टम के अंदर ही PHP रन हो रही होगी, और हमारा सिस्टम ही डेटाबेस सर्वर जो है वो भी बन जाएगा। डेटाबेस भी हमारे सिस्टम में, PHP भी हमारे सिस्टम में रन हो रही होगी, और जो हमारा वेब सर्वर है वो भी हमारे सिस्टम के अंदर ही रन हो रहा होगा। और इसके अलावा जो आपके क्लाइंट एंड के टूल्स हैं, आपको एक ब्राउज़र की ज़रूरत होगी, जिस तरह क्रोम है या कोई भी और ब्राउज़र, फायरफॉक्स आप इंस्टॉल कर लें, या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो यूज़ कर लें। टेक्स्ट एडिटर्स में यहाँ पे VS कोड यूज़ करने जा रहा हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड अक्सर लोग अभी तक कर रहे हैं, जिंदाबाद। बहुत मुश्किल होता है करना, लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो करते जाएं, देखते हैं कब तक आप लोग करते हैं। और सबलाइम इसके अलावा कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेक्स्ट एडिटर है। एटम एडिटर है, और इस तरह कोमोडो एडिट है। ये चंद एक एडिटर्स हैं, बहुत ज़बरदस्त एडिटर्स हैं, ये आप ट्राई करें। VS कोड में पर्सनली आजकल यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारे जो ये काम है ना, इसके लिए भी हमने वही यूज़ करना है, जितने भी सेशंस होंगे। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप लोगों ने क्या इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे, जैम्प। जैम्प आपने इंस्टॉल किस तरह से करना है, आप जाएंगे गूगल, आई होप सबको यूज़ करना आता होगा। जिसे नहीं करना आता ज़रा कमेंट्स में बता दें। आपने वहाँ पे क्या करना है, मैं आपको वेब एड्रेस नहीं बता रहा, क्योंकि वेब एड्रेस अगर मैं बताऊंगा आप लोग उसमें गलतियाँ करेंगे। डिफरेंट मिलती जुलती बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर लेंगे और वो इंस्टॉल करेंगे, मसाइल पैदा होंगे। गूगल ने इतना आसान कर दिया है, कभी हम वेब एड्रेस याद किया करते थे, अब वो भी हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको जाम इतने सारे PV लगा देंगे ना, तो गूगल बेचारे को समझ लग जाएगी कि ये बंदा ना जैम्प डाउनलोड करना चाह रहा है। और ये जो आपका पहला रिजल्ट है ना, apache-friends.org/download, पहला जो ये लिंक है ना, यही आपका सही लिंक है। इसको आप क्या करेंगे, डाउनलोड। एक सेकंड मुझे दीजिएगा ज़रा, ये किसी और लैंग्वेज में आ रहा है, लैंग्वेज में चेंज कर लूँ। हाँ जी, रीलोड मैंने किया। हाँ जी, ये जैम्प का लिंक है, डाउनलोड वाला जो पेज है उस पर मैंने क्लिक किया। इस मैंने क्लिक किया, तो अब आप लोगों ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम देखना है। 2 चीज़ें आपने देखनी है, एक तो आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम देखना है, और दूसरा आपने देखना है अपना प्रोसेसर आर्किटेक्चर। बल्कि आप वो भी नहीं देख सकते, अब 64, अच्छा नहीं, पुराने वर्जन में 32 बिट भी होगा। तो अगर आपका प्रोसेसर 32 बिट है ना,
तो मोर डाउनलोड्स पे जाके ना तो यहाँ पे अपना 32 बिट जो है वो ढूंढे, मिलेगा। अभी टाइम बचाने के लिए मैं नहीं जा रहा कि, लेकिन आप अपनी जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें उसके फोल्डर में जाके तो 32 बिट वाला भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वरना ज़्यादातर लोगों का 64 बिट ही होगा। पेंटियम 4 किसी किसी के पास ही होगा जो 32 बिट होता है। 64 बिट वाले विंडोज़ वाले जो हैं यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डिफरेंट वर्जन। मैं रेकमेंड करूँगा अभी कि आप 8 ना इस्तेमाल करें, आप 7.4 जो है वो यूज़ करें। लिनक्स में भी आप 7.4 जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस बटन पे आपने जस्ट क्लिक करना है और डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। मैक के लिए ये सारे डाउनलोड जो है मौजूद है। मैं अभी क्या करूँगा, मैंने तो पर्सनली इंस्टॉल कर लिया हुआ है। आप क्या करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और आई होप कि आप लोगों को इंस्टॉलेशन आती होगी, आप लोग मास्टर्स कर रहे हैं तो कहीं पे भी डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद ना आपने क्या करना है, उसको जस्ट डबल क्लिक करना है और नेक्स्ट 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 फिनिश इंस्टॉलेशन। सिंपल इंस्टॉलेशन है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अच्छा, वो इंस्टॉल करने के बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, ये ज़रा अपने पीडीएफ पे वापस चलते हैं। हाँ जी, आपने क्या करना है, स्टार्ट मेन्यू में जाएं और XAM लिखना ज़रा शुरू करें तो आप, बल्कि ना भी लिखना शुरू करेंगे, अक्सर जो नई आपकी एप्लीकेशन है ना वैसे ही स्टार्ट मेन्यू में आ जाती हैं। उस पर आपने कर देना क्लिक। ये स्टार्ट मेन्यू में आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है ना वो आ जाएगा। ये है आपका जैम्प कंट्रोल पैनल। जब भी आपने सिस्टम रीस्टार्ट किया है और उसके बाद आप दोबारा से ये PHP का काम करना चाह रहे हैं ना, तो आपने ये चीज़ लाजमी करनी है। ये स्टार्ट मेन्यू में जाके आपने सर्च करना है जैम्प, उस पर क्लिक करके उसे ओपन करना है। जैम्प का ये इंटरफेस जो है ओपन हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये दो बटन हैं यहाँ पे स्टार्ट लिखा होगा, आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। ये दोनों ऑप्शन जो है ये ग्रीन हो जाए और यहाँ पे स्टार्ट की जगह स्टॉप आ जाएगा। ये इस बात की निशानी है कि आपका जो जैम्प की जो अपैची और मायास्किल है, मायास्किल है, ये दोनों चीज़ें जो हैं चल चुकी हैं, ये चल रही हैं बिल्कुल ठीक। यहाँ पे आपने उसका स्टेटस भी देख लेना है, कोई एरर तो नहीं आया। अगर कोई एरर आता है तो आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे, अगर आप हैं व्हाट्सएप से अगर आए हैं तो वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी ग्रुप से आए हैं तो वहाँ पे मुझे टैग कर दें। अगर आप टेलीग्राम से हैं तो वहाँ पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आप बताएं मुझे, मैं सोल्यूशन उसका बता दूंगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, अक्सर नहीं आते लेकिन बहुत बात आ भी जाते हैं, तो अगर आता है तो आप मुझे मैसेज कर लें। अच्छा जी, उस ये आपने ये करना है कि इसे स्टार्ट कर देना है। दूसरी, ये तो खैर सबके लिए कॉमन है। कोई भी आप अगर किसी भी टाइप की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, चाहे आप जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, चाहे आप HTML कर रहे हैं, चाहे आप C++, जावा, एक चीज़ आप लोगों ने विंडोज़ में लाजमन करनी है। लिनक्स में ये मसला नहीं होता, मैक में भी आई थिंक नहीं होता, विंडोज़ में ये मसला होता है। विंडोज़ बाय डिफ़ॉल्ट ना आम यूज़र्स के लिए बनी है। उसका ये जो डिफरेंट फाइल्स का अगला वाला हिस्सा होता है ना, .jpeg, .png, .txt वगैरह, वो उन्होंने ना हाइड किया होता है। आपने क्या करना है, एक्सप्लोरर को ओपन करना है। फाइल एक्सप्लोरर होता है ना, उसको आपने ओपन करना है। उसके अंदर ये व्यू टैब में जाना है और व्यू की टैब के अंदर फाइल नेम एक्सटेंशन का ये जो चेक बॉक्स है ना, इसे आपने ऑन कर देना है। आप ऑन करेंगे तो फिर आपको ये नेक्स्ट पोर्शन जो है नजर आएगा, वरना आपको ये नेक्स्ट पोर्शन नजर नहीं आएगा। जहां तक क्लियर हो गया? यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बता दें ताकि हम आगे फिर उसके काम करें। हाँ जी नाजरीन और सामीन, 35 मुझे तादाद नज़र आ रही है। कोई साथ साथ बताता है? जी क्लियर है, जी चलें जी क्लियर है। थैंक यू। अच्छा, तो इसके बाद अब आपने क्या करना है, आपके जो विंडोज़ है उसके अंदर फोल्डर है सी में, जैम्प में, htdocs। ये आपका वेब सर्वर का फोल्डर है, ठीक है। आपने इस फोल्डर के अंदर जाना है। सी आप सी ड्राइव में जाएंगे, वहाँ पे आप जैम्प के फोल्डर में जाएंगे, तो वहाँ पे htdocs में जाएंगे। मैक और लिनक्स वाले इस फोल्डर में जाएंगे, या ज़्यादातर जो वेब सर्वर पे अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ज़्यादातर लिनक्स होता है, तो वहाँ पे भी आप इस तरह से इस फोल्डर में जाके तो काम कर सकते हैं। खैर ज़्यादातर यहाँ पे मेरे ख्याल से विंडोज यूजर्स ही होंगे। तो ये फोल्डर है आपका, ये फोल्डर आपने ओपन करना है। फोल्डर ओपन करने के बाद मेरा ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं अपना फोल्डर ओपन करने जा रहा हूँ, या तो शुरू से करते हैं। यहाँ पे मेरा फोल्डर कौन सा लिखा हुआ है, आपका तो ये लिखा हुआ है, मेरा है ऑप लैम्प और उसमें htdocs। यहाँ पे
मैं एक अपना नया फोल्डर बना दूंगा। यहाँ पे हम रख लेते हैं इसका नाम, ये मैंने फोल्डर पहले से बना के रखा था, PHP प्रैक्टिस, इसका नाम रख लेते हैं। चले जी, ये हमने एक फोल्डर का नाम रख लिया। इसके अंदर में जाके ना आपने क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर राइट क्लिक, न्यू टेक्स्ट फाइल, ठीक है। विंडोज में भी इसी तरह से आप राइट क्लिक करते हैं और न्यू में आप जाते हैं, यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट है, वहाँ पे न्यू होगा, और यहाँ पे आपने टेक्स्ट फाइल जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आ जाएगी टेक्स्ट फाइल। उसके बाद आपने उसे क्या करना है, राइट क्लिक करके रीनेम करना है। अब इसका नाम आमतौर पर मैं कहता होता हूँ कि जो मर्जी आप नाम रख लें, लेकिन यहाँ पे आपने ये स्पेसिफिक नाम ही रखना है। इसका नाम आपने रखना है इंडेक्स, ठीक है, और उसके आगे में आपने लगाना है .php, ये लाजमन यही नाम रखते हैं, इंक्लूडिंग एक्सटेंशन। और एंड पे उसका जो txt है ना वो आपने हटा देना है। उसके साथ ना कुछ इस तरह से नाम शो हो रहा होगा, न्यू टेक्स्ट फाइल .txt, ये चीज़ जो है ना txt भी नहीं आपने रहने देना, सारा का सारा आपने नाम रिमूव करके index.html ही उसका नाम रखना है। सॉरी, index.html कह रहा हूँ, .php, ठीक है, ये आपने नाम उसका रख लिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन कर लें। आपने लेट्स से कि ये आपका नोटपैड है, उसके अंदर आपने उठा के सीधा फेंका, ये आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ, VS कोड जो है ना उसके अंदर इसको ओपन करने लगा हूँ, बल्कि ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है। ये दोबारा से ओपन कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने इस पहले PHP सॉफ्टवेयर किया और PHP स्टॉर्म सॉफ्टवेयर, और देन मैंने एग्जाम कर डॉक वाले फोल्डर को, तो ये देखा है कि वो अपडेट 2020 का सॉफ्टवेयर है PHP के लिए। ये दोनों ही अपडेटेड सॉफ्टवेयर हैं। वो एक्चुअली है PHP की IDE क्या होती है कि वो एक खास लैंग्वेज के लिए ना ज़रा एक्स्ट्रा टूल्स जो है वो आपके पास आ जाते हैं। जो ये VS कोड है ना, ये एक्चुअली सब लैंग्वेजेस के लिए ये एक एडिटर है, इसके अंदर वो एडिशनल मुझे कोई फंक्शनैलिटी नहीं देगा PHP के लिए, लेकिन ये है कि मैं कोड चाहे PHP का इसके अंदर लिखूँ, C++ का लिखूँ, HTML का लिखूँ, वो उससे कोई एतराज़ नहीं होगा। जावा भी मैं इसके अंदर ही लिखता हूँ, हर तरह की लैंग्वेजेज जो है मैं सी के अंदर कर लेता हूँ, ये एक फ़ायदा है इसका। तो बाकी जो कोड मैं इसके अंदर लिखने जा रहा हूँ, चाहे आप नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन या PHP स्टॉर्म, एक बड़ी अच्छी आईडी है, चेक करें अगर कोई चेक करना चाहते हो तो खैर कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कोड जो है वो सेम है, कोड का तरीकाकार बिल्कुल सेम, ठीक है। अच्छा, एक आमतौर पे रिवायत है कि सबसे पहले जब हम सबसे पहला प्रोग्राम बनाते हैं ना, उसके अंदर हम हेलो वर्ल्ड करते हैं, तो यहाँ पे भी हम हेलो वर्ल्ड देखते हैं। प्रोग्राम लिखने का तरीकाकार क्या है, जहाँ पे आपने PHP स्टार्ट करनी है ना, वहाँ पे आप इसकी ओपनिंग PHP टैग लगाते हैं। ओपनिंग PHP टैग किस तरह लगाएंगे आप, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, क्वेश्चन मार्क और PHP, ये आपकी हो गई ओपनिंग टैग। इसी तरह से क्लोजिंग टैग जो है वो आप किस तरह से लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, और ये आपकी एक पहली PHP की फाइल जो है, PHP का एक प्रोग्राम जो है बन गया। ऑब्वियसली अभी ये कुछ करता नहीं है, हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड। उसके लिए जो एक कीवर्ड या ऑपरेटर यूज होता है, इसके लिए टर्म यूज होती है कीवर्ड या ऑपरेटर। अक्सर लोग इसे फंक्शन कहते हैं, फंक्शन नहीं है ये। फंक्शन जो है उसके साथ हमेशा राउंड ब्रैकेट्स आती हैं। ये कीवर्ड है एको, ठीक है, एको का कीवर्ड है ECHO स्पेस, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। सेव किया इसे मैंने, और वापस जाके हम देखते हैं ज़रा हमारे पेज में कुछ चेंजिंग आई। एक्चुअली ये पेज मैंने ओपन ही नहीं किया, इसको ओपन करने का क्या तरीका कार है, ये भी मैं एक दफ़ा ज़रा क्लियर कर देता हूँ। जी, अच्छा, अब ये पेज मैंने बना तो लिया, इसे ओपन आप लोगों ने किस तरह से करना है, लोकल होस्ट इस तरह से आपने लिखना है, स्लैश, और उसके बाद जो भी आपने फोल्डर बनाया था ना htdocs में, हमने यहाँ पे कौन सा फोल्डर बनाया था, PHP प्रैक्टिस स्लैश, और उसके बाद जो फाइल का नाम था वो आप लिख दें index.php। एंटर मैंने किया है और ये देखें हेलो वर्ल्ड जो है वो शो हो रहा है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे अक्सर लोग चंद एक गलतियां करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो कोड है ना वो भी शो होने लग जाता है। अगर हम वापस जाके देखें ना, मैंने यहाँ पे ये कोड लिखा है, तो अगर मैं इसको लेट्स सपोज टैग सही नहीं देता तो ये क्या करेगा, रीलोड इसे करके देखता हूँ तो जैसे मैंने वो स्टेटमेंट लिखी है ना वैसे ही वो सारी की सारी स्टेटमेंट जो है नजर आ रही है। अगर इस तरह का कुछ मसला होता है ना तो आपने मेक श्योर कर लेना कि आपने टैग्स जो दिए हैं वो प्रॉपर दिए हैं, पीएचपी की ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। सर इसमें जो काम है वो का है। हाँ जी, अभी बहुत कुछ इसके अंदर काम है, लेकिन अभी हम जस्ट एक सिंपल जो सर लाइन सर एको तो सिर्फ प्रिंट करवाने के लिए होता है। जी बिल्कुल, सिर्फ प्रिंट करवाने के लिए। तो सिर्फ प्रिंट अभी हम चूंकि करवाना चाह रहे हैं एक लाइन और उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने ये एको यूज किया है। एको से क्या हो रहा है, एको कह रहा है कि भाई स्क्रीन के ऊपर दिखा दो, क्या दिखा दो, हेलो वर्ल्ड। तो अगर हम ब्राउजर में वापस जाएं तो वाकई यही नजर आ रहा है, रीलोड करके मैंने देखा है तो हेलो वर्ल्ड जो है वो डिस्प्ले करवा रहा है। अच्छा, अब इसको जरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, पहले तो इसको जरा स्टडी करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया है, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स के अंदर मेरी जो एक स्टेटमेंट है वो किस तरह से लिखूंगा मैं, जिस तरह सी प्लस प्लस में या सी में प्रिंट एफ होता था, सी प्लस प्लस में सी आउट होता था, इसके अंदर क्या है, एको है। एको के जरिए से आप स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करवाते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मैंने एक लाइन लिखी है। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मैंने क्यों लाइन लिखी है, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के बारे में अब तक आप लोग जानते ही होंगे। स्ट्रिंग क्या होती है, कैरेक्टर्स का मजमुआ होती है। कोई भी आप अल्फाबेट्स, अल्फा न्यूमेरिक कुछ भी लिखना चाहते हैं, जुमले लिखना चाहते हैं, सेंटेंसेस या कुछ भी स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, तो वो आप क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिख देते हैं। अच्छा, पीएचपी इसमें थोड़ी सी डिफरेंस, पीएचपी का डिफरेंस है, वो क्या है, अगर आप सिंगल कोट्स भी यूज करेंगे तो आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक काम करेगी। इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। अगेन वापस गया मैं और रीलोड किया तो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। यानी कि आप जो स्ट्रिंग है, बाकी लैंग्वेजेस है ना उनके अंदर ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप स्ट्रिंग किस तरह से बनाते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा से। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आमतौर पे कैरेक्टर के लिए होता है। पीएचपी में कैरेक्टर के अलावा कोई टाइप नहीं है। आपकी जो भी अल्फा न्यूमेरिक चीज़ है वो हमेशा स्ट्रिंग ही होगी। तो आप सिंगल कोर्स में करें या डबल कोर्स में करें, स्ट्रिंग ही आपकी वो समझेगा और स्ट्रिंग ही डिस्प्ले करवाएगा अगर आप डिस्प्ले करवा रहे हो उसे। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर फर्क है, वो हम आगे जाके देखेंगे एक्चुअली, लेकिन अदर देन दिस कोई इतना ज़्यादा उसके अंदर चेंजिंग नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं और यही मैं आगे बताना चाह रहा था कि ये एक ही लाइन पे आया, दो लाइन पे नहीं आया। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बी आर की टैग, यहाँ पे नहीं, आगे नहीं, अक्सर ये भी लोग मिस्टेक सर करेंगे। कॉमा के बाहर आएगा बी आर का टैग। हाँ जी, यहाँ पे इससे बाहर, इससे बाहर यहाँ पे जी ये मैंने, नेक्स्ट लाइन पे लिखना है या इधर, वो कोई नहीं फर्क होता। चल ठीक है, इस तरह से मैंने लगाया इसका और वो कह रहा है कि दुनिया तबाह हो चुकी है उसने पेज ही डिस्प्ले करने से इनकार कर दिया। तो आप लोगों ने गेस और फ्लैश नहीं लगेगी। ये लाजमन पार्टिसिपेशन लाजमन करनी है। हमारे एक टीचर कहा करते थे, बल्कि मैं भी हमेशा यही कहता हूँ कि आप लोग को खुशी आप लोगों को तब होनी चाहिए जब आपका कोई भी आंसर गलत होता है। जब आपका कोई आंसर गलत होता है तो आप नई चीज़ सीखते हैं। जब आपका कोई आंसर ठीक होता है ना तो इर्द गिर्द वाले ज़रा आप उन्हें जेलस कर लेंगे, बड़ी खुशी होती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आप पे कर रहे हैं कहीं पे, अगर पे नहीं भी कर रहे तो टाइम तो अपना खर्च कर रहे हैं ना, तो उस टाइम का पे बैक तब मिलता है जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं, और नई चीज़ आप तब सीखते हैं जब कोई गलती होती है। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में यही आता है कि अलग से हम लिख लें। एक्चुअली जो बी आर टैग है ये HTML की टैग है। PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसे टैग्स का कुछ पता नहीं है, टैग्स को ये जानती ही नहीं है। ठीक है, टैग से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको एक स्ट्रिंग की तरह ही करेंगे। मैं कहूंगा कि भाई हमारा जो पेज है ना उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखो और उसके बाद एक बी आर की टैग रख दो। सेव मैंने इसे किया और अब जरा वापस जाके देखते हैं
अपने पेज पे, रीलोड मैंने किया तो अब वो कह रहा है हाँ हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड अगेन। अब मैंने तो उसे डिस्प्ले करवाने को कहा था हेलो वर्ल्ड और आगे बीआर, बीआर यहाँ पे क्यों नहीं नजर आया? अगर मैं इसका सोर्स कोड जाके देखूँ ना तो ये देखें उसका सोर्स कोड क्या बना है, हेलो वर्ल्ड उसने एको करवाया है और उसके बाद बीआर भी एक्चुअली एको करवाया है उसने, ठीक है। हमारा जो पीएचपी है ना वो एज इट इज सारा का सारा कोड, एचटीएमएल का कोड, मैंने अभी आपको वो स्लाइड्स में भी दिखाया था कि पीएचपी क्या करता है, हमारा एचटीएमएल का सारा कोड जो है वो लिखता है हर कंडीशन के मुताबिक। तो उसने क्या किया, एचटीएमएल का कोड जो है वो रिटर्न किया और उसके बाद हेलो वर्ल्ड ये भी रिटर्न किया। जो भी मैं एको कहूंगा वो उस कोड को इस तरह से रिटर्न कर देगा और जब वो कोड पेज की सूरत में ओपन होगा ना तो अगर वो बीआर है तो वो दूसरी लाइन चलेगा। यही नहीं, हम कोई भी टैग अगर ऐड करना चाहते हैं ना तो हम इसी तरह से ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि इसको ना मेन हेडिंग बना देता हूँ H1 और यहाँ पे मैं H1 क्लोज कर देता हूँ। सेव मैंने किया और वापस चलते हैं, रीलोड करके देखते हैं और ये देखें हमारी ये जो टैग्स हैं ये भी प्रॉपर काम कर रही हैं इसके अंदर, ठीक है, विदाउट बैकस्लैश के किस चीज को, ब्रेक टैग की बात कर रही हैं। हाँ यहाँ पे एक तरीकाकार है कि जो चीज आपकी वो एक्सेप्ट ना कर रहा हो तो वहाँ पे बैकस्लैश आप यूज कर लें, लेकिन ये यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि मसला ये है कि हमारा जो पीएचपी है ना वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो मार्कअप लैंग्वेज नहीं, उसे टैग का पता ही नहीं है। उसने एज इट इज कोड उठाना है और ब्राउजर को भेज देना है, चाहे मैं बीआर कर दूं या सीआर कर दूं या डीआर कर दूं, पीएचपी ने उसमें कोई एतराज नहीं करना, वो ब्राउजर को एज इट इज कोड भेज देगा और उसके बाद जो हमारा ये ब्राउजर है वो उसे समझने की कोशिश करता है कि एक्चुअली बीआर उसने भेजा है। अब अगर मैं यहाँ पे लैंग्वेज के बाहर बीआर लिख देता हूँ ना तो पीएचपी से रिकग्नाइज नहीं कर सकता, तो पीएचपी हमारे जब उसे रिकग्नाइज नहीं कर सका, उसे समझ नहीं आई, तो वो हमारे ब्राउजर को ना कुछ भेजेगा ही नहीं। इसका देखिए मैं सोर्स कोड भी देखूँ तो ये सोर्स कोड है इसका, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो एरर ही सिर्फ डिस्प्ले करवा रहा है। तो ये मसला है कि आपने क्या करना है, हर जो HTML की चीज़ है ना उसको आपने एको करवाना है या किसी भी तरह से प्रिंट अपनी कोड के अंदर करवाना है। ये हमारा सिर्फ कोड बना रहा है। सेव किया मैंने, सर वो ये पूछना चाह रही हैं कि आपने जो ब्रेक टैग के अंदर जो बैक स्लैश यूज किए ना, आप उसके बगैर रन के करके दिखाएं उन्हें, वो ये पूछना चाह रही हैं। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं इसका कोई मसला नहीं है, ये इस तरह से भी चलते हैं, ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी वो लाइन ब्रेक आ रही है। इसका सोर्स कोड देख लेते हैं, अगर यहाँ पे लाइन ब्रेक का नहीं पता लग रहा तो ये देखें बीआर की टैग वो इस तरह से भी ऐड कर देगा और उससे नई लाइन जो है वो ऐड हो रही है, दैट डज वर्क। तो ये एक HTML का टॉपिक है। खैर HTML में हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी किया हुआ है, PHP में नहीं छेड़ते इसको, लेक्चर लंबा हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ है, इस तरह से आप कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा आगे चलें, यस सर। चले तो उसका प्रीव्यू देखने का मैंने आपको तरीकाकार बता दिया। ये अगेन वो मैंने UTF-8 के अंदर लिख के तो UTF-16 में PDF उसे कन्वर्ट किया तो वो थोड़ा सा यहाँ पे जंबल हो गया, लेकिन आपने यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट स्लैश जो भी आपके फोल्डर का नाम है वो, तो आपका जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है इस तरह से प्रीव्यू आप कर सकते हैं। आपने डायरेक्ट उसके फाइल के एड्रेस को नहीं ओपन करना, अगर आप डायरेक्ट उसके फाइल के एड्रेस को ओपन करेंगे ना तो वो एज इट इज़ आपका कोड डिस्प्ले करवा देगा। आपने लोकल होस्ट स्लैश और उसके बाद जो भी आपके फोल्डर का नाम है ना वो, और उसके बाद फाइल का जो नाम है वो आपने लिखते हैं, फिर आपका ओपन होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लोकल होस्ट स्लैश, उसके बाद फिर मैंने PHP प्रैक्टिस नाम का फोल्डर बनाया था वो, और उसके अंदर फिर मैंने index.php नाम की फाइल बनाई थी, वो यहाँ पे आ रही। अच्छा यहाँ पे index.php नाम की फाइल बनाने का क्या मकसद था, अक्सर आपने देखा होगा google.com पे आप जाते हैं या फेसबुक की एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि फेसबुक, ट्विटर और वर्डप्रेस की साइट्स जो हैं वो PHP में सारी बनी हुई हैं। वहाँ पे आप जाते हैं तो वो एंड पे आप कोई .php वाली फाइल तो नहीं ओपन करते, आप क्या करते हैं डायरेक्ट वेबसाइट का एड्रेस ही ओपन करते हैं। अगर आप वेबसाइट का डायरेक्टली एड्रेस ओपन करते हैं ना तो वहाँ पे वेब सर्वर पे बहुत सारी फाइल्स पड़ी हो सकती हैं। बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, खुद ही index.php की फाइल ही ओपन करता है। तो यहाँ पे अगर मैंने फाइल का नाम नहीं भी लिखा ना तो वो खुद ही कहेगा कि अच्छा इसने फाइल का नाम नहीं बताया तो मैंने कौन सी फाइल ओपन करनी है, index.php फाइल जो है वो ओपन करेगा और हमारी फाइल इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगी।
तमाम सर्वर्स पे आपका जो होम पेज है, जो लैंडिंग पेज है, जो आपका मेन पेज होता है, वो हमेशा आप index.php के नाम से करते हैं। चंद एक सर्वर्स पुराने जो हैं, जो स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे, वो कोई ना कोई और नाम भी यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे बाज़ जगहों पे मैंने देखा था home.php या इस तरह के कुछ दूसरे नाम कॉन्फ़िगर हुए हुए थे, लेकिन 99.9% जो है आपको यही नाम मिलेगा, index.php। ये नाम अगर आप रखेंगे तो आपको आपके जो यूज़र्स हैं उनको आपकी वेबसाइट का एड्रेस लिखने के बाद फाइल का नाम नहीं लिखना पड़ेगा, जस्ट वो आपकी वेबसाइट का एड्रेस लिखेंगे और आपका पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी जैसे आपने भी हेडिंग ऐड की है H1 के साथ, अगर हम इतना कुछ PHP में कर सकते हैं, फिर हम HTML यूज ही नहीं करेंगे, हम PHP के थ्रू भी सारा काम कर सकते हैं? यहाँ पे अब थोड़ा सा इशू आ जाता है। एक तो ये कि कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि आप सर्वर पे उसका लोड नहीं डालना चाहेंगे। एक चीज़ होती है रेस्टफुल एपीआई। रेस्टफुल एपीआई बेसिकली क्या है? ये रेस्टफुल एपीआई ना आप उसे कहें, आप एक अभी सिंपल टर्म्स में पढ़ते हैं, इतने हैवी टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करना करते अभी। ब्रॉडबैंड की स्पीड का आपको पता है ना कि स्पीड आपकी जो है वो एक लिमिटेड हद तक होती है। अब दो तरह से आप वेबसाइट बना सकते हैं। एक तो ये कि एक दफ़ा आपने पेज जो है वो लोड किया है और उसका मखसूस हिस्सा जो है वो आप PHP के ज़रिए से ना जनरेट करवाएं। उससे क्या होगा कि आप पेज जो है सारा का सारा जो स्टैटिक आपका हिस्सा है, सारा का सारा पेज तो नहीं ना आपने कंडीशन के मुताबिक चेंज करना, ओवरऑल लेआउट भी होता है वो सेम ही रहता है। तो वो चीज़ जो है आप HTML के अंदर रख लें, और जो जिस जहाँ पे आपको लॉजिक की जरूरत है ना, सिर्फ वो वाला पोर्शन जो है आप PHP के अंदर करें। उसका फायदा क्या होगा कि जब आपका सर्वर करेगा ना, लेट्स से कि मैं LMS मैंने एक बनाया है, मैं VU चला रहा हूँ, ठीक है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है मैं चला रहा हूँ, और मैंने एक सर्वर बनाया है, मैंने एड्रेस वो रिजल्ट की अनाउंसमेंट की है, तो 10 बंदों ने मेरा जो LMS है वो ओपन किया है और मेरा सर्वर जनाब जो है वो बैठ देंगे कि इतनी प्रोसेसिंग जो है मैं नहीं कर सकता, मेरे बस से बाहर है। अगर मैं सारा का सारा कोड उसके अंदर रख देता हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ कि जहाँ पे लॉजिक की जरूरत है सिर्फ वही कोड जो है मैं PHP के अंदर रखूँ, तो PHP का जो प्रोसेसर है ना उसके ऊपर इतना लोड नहीं पड़ेगा। सिंपल जो हमारा HTML है वो सीधा सीधा बगैर किसी प्रोसेसिंग के जो है वो फ्रंट पे भेज देगा। और जो हमारा लॉजिक वाला कोड है, जहाँ पे कोई ना कोई लॉजिक लगाना है कि भाई अगर इसकी आईडी ये है तो इसका नाम ये होगा, अगर इसके नंबर इतने हैं तो इसके कलर जो ग्रेड का कलर है वो रेड होना चाहिए या ग्रीन होना चाहिए, इस तरह के लॉजिक्स जहाँ पे हमने लगाने, सिर्फ वहाँ पे PHP अगर हम लगाए ना तो हमारे सर्वर के ऊपर लोड कम पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक और मसला भी है कि अगर आपके सर्वर ज़्यादा लोड हैंडल कर सकता है तो आप सारा का सारा कोड ही अपने PHP में रखें। उससे ये होगा कि आपकी जो बैंडविड्थ है ना वो कम खर्च होगी, क्योंकि वो जो आपका अप्रोप्रिएट कोड है वही सर्वर जो है उसे भेजेगा, ना कि उसको टुकड़ों की सूरत में और डिफरेंट स्टेप्स की सूरत में। ये हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से ब्रॉडबैंड का लोड बढ़ा देता है हमारा HTML, और उसको सेव कर सकते हैं हम ये PHP के ज़रिए से, PHP और जावास्क्रिप्ट के कम्बिनेशन से एक्चुअली। तो मेरा ये मशवरा है कि आप जहाँ पे लॉजिक यूज़ कर रहे हैं ना वहीं पे आप PHP यूज़ करें। बाकी सारा कोड जो है अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं यही करने जा रहा था कि आप क्या करेंगे, एक रेगुलर HTML पेज जो है ना, आपने अपने सारे पेज का लेआउट सिर्फ उस तरह वो मतलब उसी तरह से लिखना है, और जहाँ पे आपने लॉजिक इस्तेमाल करना है वहाँ पे आपने PHP इंक्लूड करनी है। अब मैं वही करने जा रहा हूँ। HTML5 का जो बेसिक लेआउट है ये लेआउट है। यहाँ पे मैं इसको टाइटल जो है दे देता हूँ PHP सेशन 1। सेव किया मैंने इस तरह से, जैसे एक नॉर्मल वेब पेज जो है चलता है, और इसकी बॉडी में आके ना मैंने ये अपना PHP जो है वो पेस्ट कर दिया। तो प्रॉपर तरीका का PHP यूज़ करने का ये है कि आप एक लेआउट जो जैसा HTML का होता है वो बनाएं, और वहाँ पे जहाँ पे आपको लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ पे आप PHP यूज़ करें। वापस चल के देखते हैं प्रॉपर काम कर रहा है हमारा कोड। जी बिल्कुल उसी तरह से प्रॉपर काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ तक तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया, अभी बताया भी था सबने कि क्लियर है। इससे आगे ज़रा चलते हैं। डाटा टाइप मैंने अभी तक एक ही यूज़ किया है जिसमें हमारा एक स्ट्रिंग थी। आप इसके अलावा 2 स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं। हमारे C++ या जावा के अंदर एक तरीकाकार है, जावास्क्रिप्ट में भी वही तरीकाकार है कॉन्कैटिनेट करने का, प्लस के साइन के ज़रिए से। PHP में आप प्लस का साइन नहीं इसके लिए यूज़ करते। लेट्स से मैं कहना चाहता हूँ हेलो
और उसके बाद मैं एक और वर्ड ऐड करना चाहता हूँ, हम्माद। तो मैं उसके लिए उसको कॉन्कैटिनेट करने के लिए दो स्ट्रिंग्स अगर मैं साथ जोड़ना चाहता हूँ, कॉन्कैटिनेशन कहते हैं दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने को, तो ये जो अमल है उसके लिए मैं प्लस का साइन नहीं डॉट का साइन यूज़ करूँगा। PHP के अंदर डॉट का साइन यूज़ होता है। सेव करके इसको देखते हैं सही काम कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। न्यू लाइन नहीं आई। न्यू लाइन के लिए मुझे वहाँ पे क्या लगाना चाहिए था, BR। अच्छा, खैर ये ठीक चल जाएगा। इसके बाद ये एक दफ़ा देख ही लेते हैं। ये ठीक चल रहा है। इसके बाद अब ज़रा डिफरेंट डाटा टाइप्स की तरफ जाते हैं। एक तो हमारा हो गया ये स्ट्रिंग। दूसरा अगर हम इंटीजर करवाना चाहें तो वो भी हम इसी तरह से करवाते हैं। 5 और भी कुछ डाटा टाइप्स कर लेते हैं। हर डाटा टाइप के बाद ना मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। हर लाइन के बाद में ये भी एको करवाता जाता हूँ ताकि वहाँ पे ज़रा नीट डिस्प्ले आए। एको 5.5, एको सेव मैंने किए और ज़रा वापस चल के देखते हैं डिस्प्ले हो रहा है। ये जगी राजपूत नाम है आपका। आप कैमरा गलती से आई थिंक ओपन हो गया, इसको काइंडली क्लोज कर लें। हाँ जी, तो इसको मैंने सेव किया और वापस चल के हम देखने ब्राउज़र में क्या चेंज आई। हाँ जी, फाइल है उसी तरह से डिस्प्ले करवा रहा है। फाइल है, इंटीजर नहीं है। ये क्या है, टाइप है। ये हमारा इंटीजर है, होल नंबर जिनको हम कहते हैं। एक्चुअली मैं काफ़ी जूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि काफ़ी सारी लैंग्वेजेस अभी तक आप चुकी हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवीजन। ये जो होल नंबर जो होते हैं, इधर हम डेसिमल पॉइंट्स यूज़ करते हैं। हमारे फ्लोट है, PHP में फ्लोट्स होते हैं। डबल्स को भी हम फ्लोट्स ही कहते हैं। और मतलब अलग अलग इनकी टाइप्स नहीं है PHP में। यही टाइप जो है आपकी फ्लोट के लिए चलती है। ये 1 जो है ये तो मैंने डिस्प्ले करवाया नहीं था, ये कहाँ से आ गया। ये ज़रा वापस चलते हैं। जो हमारे PHP है ना, उसके अंदर ट्रू और 1 एक ही चीज़ है। यानी कि अगर मैं एको करवाऊँ ना ट्रू, तो वो HTML के कोड के अंदर 1 जो है शो करवाएगा। तो ट्रू और 1 जो है तो ये इसकी टाइप बूलियन, लेकिन ये एक ही तरह से डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब आप डिफरेंट तरह के इवन स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी आप लिख सकते हैं। एको मैंने किया 5+5, सेव में करता हूँ और अगेन अपने वेब पेज पे जाके रीलोड करके देखते हैं तो वो 10 आ रहा है। सॉरी, न्यू लाइन मैंने ऐड नहीं की थी, यहाँ पे न्यू लाइन ऐड करते हैं और हाँ ये 10 जो है डिस्प्ले कर रहे हैं। मैंने क्या करवाया था एको 5+5, वो 5+5 डिस्प्ले नहीं करवा रहा, 5+5 को सॉल्व करके उसका जो आंसर आ रहा है वो उसको डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, जी। ये अगर 1 ट्रू है तो बूलियन की तरह अगर आप फॉल्स लिखते हैं तो वो 0 भी प्रिंट करेगा, कुछ ऐसा है या जस्ट ट्रू के लिए 1 होगा? जी, ये बहुत सा क्वेश्चन किया आपने। अगर ट्रू के लिए वो 1 प्रिंट कर रहा है तो फॉल्स के लिए वो क्या करेगा? तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स के लिए वो कुछ भी प्रिंट नहीं करता। बड़ा अजीब से चॉइस है, लेकिन इसकी हम आगे जाके वजह देखेंगे। एक वजह से मैंने इस तरह का सिस्टम रखा हुआ है। तो अगर आप ट्रू एको करवाते हैं तो वो 1 शो करवाएगा आपके डिस्प्ले पे। अगर आप 1 एको करवाते हैं तो वो कुछ भी शो नहीं करवाएगा, ब्लैंक हो गया आपकी वहाँ पे। थैंक यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? जी ओके, थैंक यू। अच्छा, अब इसके बाद ना आप डिफरेंट डाटा टाइप जो हैं वो भी एको करवा सकते हैं एक ही वक्त में। एको मैं एक्सक्यूज कहता मी हूँ सर। जी। सर ये जो आपने हेड पार्ट के अंदर ये जो किए है ना, मेरा नेट इशू था, मुझे समझ नहीं है ये आपने क्या किए। बॉडी वाला तो मुझे सारा समझ आ गया। हेड के अंदर में हमने कुछ भी नहीं किया, हम फिलहाल हेड को इग्नोर कर रहे हैं। हेड के अंदर मैंने कहा कि जो भी आप HTML के अंदर कोड लिखते हैं ना वही लिख लें। हम अमूमन HTML में ये कोड लिए, तो वो बेसिक HTML का जो स्ट्रक्चर था वो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया।
उसके बाद फिर मैंने उसकी बॉडी में गया हूँ और बॉडी में मैं ये सारा का सारा PHP का काम करता हूँ। ठीक है सर। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैं ले रहा हूँ स्ट्रिंग और एक मैंने लिया है यहाँ पे इंटीजर इंट, उसको मैं कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ इस तरह से भी। ये बिल्कुल ठीक काम, वो क्या करेगा, C++ या जावा या इस तरह की किसी लैंग्वेज में ये चीज़ अलाउ नहीं करेगा, इस तरह से आप कर लें, लेकिन एक्चुअली जावा में शायद करते हैं। PHP के अंदर आप अगर इस तरह से एक स्ट्रिंग और एक नंबर कॉन्केटिनेट करेंगे ना, तो वो समझ जाएगा कि भाई ये इसको स्ट्रिंग ही बनाना चाह रहा है। तो यहाँ पे ना वो उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके, ऑटोमेटिक कन्वर्जन इसे कहते हैं, ऑटोमेटिकली वो उसे क्या करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे इसके साथ वो कॉन्केटिनेट करवा देगा। सेव करके देखते हैं वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं। बिल्कुल जी ऐसा ही हो रहा है। भाई मेरी एज नहीं है, किसी और की एज है, मेरी एज बहुत ज़्यादा है। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं, एक और लाइन हमने ऐड की। नेक्स्ट बल्कि नोट्स के हिसाब से चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स में क्या आ रहा है, वेरिएबल्स का। यहाँ तक चले हम डिफरेंट चीज़ें एको करवा रहे हैं, वो तो हम वैसे भी HTML के ज़रिए से लिख सकते थे। असल फ़ायदा तो तब है ना कि कुछ मखसूस चीज़ हम डायनामिकली एको करवाएं। लेट्स से कि एक बंदा लॉगिन करता है और उस बंदे का नाम इत्तेफाक से हमाद है, यानी कि नेम का एक वेरिएबल है, उसको मैंने वैल्यू देनी है हमाद। अब वेरिएबल क्रिएट करने का तरीकाकार PHP के अंदर क्या है, $साइन और $साइन के बाद आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो नाम आप रख देते हैं। उसके बाद इक्वल और उसको आप वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू में यहाँ पे इसको दे देता हूँ हमाद। तो बेसिकली आप ना इसकी टाइप आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती PHP में। PHP सर्वर एंड है, वो खुद से इसकी टाइप समझ के तो इसकी टाइप प्रॉपर सेट कर देगा। जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस में होता है ना कि भाई मैं एक स्ट्रिंग बनाने जा रहा हूँ तो उसके साथ मैं स्ट्रिंग लिख दूँ, इस तरह कुछ ऐसा कुछ नहीं लिखता आपने। जस्ट आपने $साइन लगाना है और $साइन के बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे आप और उसे जो भी आप वैल्यू देना चाहते हैं उसे इनिशियलाइज करवा देंगे। अगर आप इनिशियलाइज नहीं करवाते तो आपका वेरिएबल जो है आप ऐसे समझने कि आपका वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होती है, अगर किसी वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं है तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। PHP का जो प्रोसेसर है ना, जो सर्वर पे रन हो रहा होगा, वो इसको डिस्कार्ड कर देगा। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप साथ ही उसको वैल्यू भी दे दें। अच्छा ये मैंने उसको वैल्यू दी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कि मैं पूरी दुनिया को हेलो करूँ, मैं करता हूँ हेलो हमारे साहब को डॉट मैंने कॉन्केटिनेशन के लिए लगाया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा नेम। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मैंने जहाँ पे भी वेरिएबल यूज़ करना है उसके साथ $साइन लाजमी चलेगा, चाहे उसे डिक्लेयर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं या बाद में उसकी वैल्यू लेने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ $साइन हमेशा आएगा। PHP का ये रूल है, PHP में तमाम वेरिएबल के साथ $साइन लाजमी आते हैं। तो थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया, जल्दी से करते हैं सेव और इसको करते हैं रीलोड। तो बिल्कुल हमारा प्रोग्राम प्रॉपर काम कर रहा है, हेलो और उसके बाद नेम की जो भी वैल्यू थी वो उसने डिस्प्ले करवा दी। अच्छा जो आपका वेरिएबल है उसके जो चंद एक रूल्स हैं वो क्या है, स्टार्ट होता है हमेशा $साइन से, फॉलोड बाय कोई भी आप लेटर उसके अंदर हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकता है, पहला उसका लेटर जो है वो नंबर नहीं होना चाहिए। $साइन के बाद आपने नंबर नहीं इस्तेमाल करना, कोई भी ABC to Z आप इस्तेमाल कर सकते हैं या आप अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे फिर आप पहले लेटर के बाद लेटर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडरस्कोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डैशेस जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेसेस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते उसके अंदर, ठीक है। स्पेस जो है वो अगर आप करेंगे तो वो उसे पता नहीं लगेगा कि इससे आगे ये कोई अगला कीवर्ड है या वही वेरिएबल जो है उसका हिस्सा है। और एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि HTML आपकी केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन आपकी जो PHP है वो केस सेंसिटिव है। उसमें अगर आप ये नेम स्मॉल लेटर्स में मैं डिक्लेयर करता हूँ और कैपिटल इस तरह से मैं एको करवाता हूँ तो वो मेरा प्रोग्राम नहीं चलेगा। यहाँ पे हम वापस जाते हैं ब्राउज़र विंडो पे,
रीलोड करके देखते हैं और ये देखिए एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि पता नहीं आपने क्या किया, हेलो और आगे कुछ भी नहीं। एक्चुअली वो कह रहा है कि ये वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता। वापस चलते हैं और इसको चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमने यहाँ पे कैपिटल लिखा है, यहाँ पे स्मॉल लिखा है, तो केस सेंसिटिव है ये। सेव किया है और अब ये काम करेगा। अच्छा, केस सेंसिटिव के अलावा चंद एक और टिप्स में साथ देना चाहूँगा। एक तो ये कि रिजर्व वर्ड जो है ना, वो आप जाके देख सकते हैं इस एड्रेस पे। ये मैं फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा, php.net/manual/en/reserve.php। इस पे जाएं और रिजर्व वर्ड्स एक दफ़ा देख लें। वो भी आपने वेरिएबल के नेम के लिए इस्तेमाल नहीं करने होते। ऐसे वर्ड्स होते हैं ये जिनका खुद से पहले से कोई ना कोई इस्तेमाल होता है, जैसे कि एको है, जैसे और भी आप वर्ड देखेंगे, प्रिंट है और डिफरेंट तरह के वर्ड्स हैं, वो आपने इस्तेमाल नहीं करने वेरिएबल नेम्स के लिए। ये भी एक रूल है। इस तरह से आप करते हैं। इसको ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। ये पहले वाला बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप कैपिटल से स्टार्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये वाला मुझे बताएं, इस तरह से आप कर सकते हैं? यस नो करते जाएं जल्दी से। यस सर, हो सकते हैं ना। चौथा वाला, इसके अंदर अंडरस्कोर आ गया। ये भी हो सकता है। अच्छा, और पांचवा वाला, पांचवें वाले में स्पेस नहीं है। 1 2 3 4 5, ये पांचवें वाले में डैश है। डैश के साथ स्पेस नहीं है। नहीं, ठीक है सर, पे वर्क करेगा ये। मेरे ख्याल में तो सारे ही करेंगे। अच्छा, जस्ट स्पेस वाला नहीं करेगा। इस तरह से अपने वेरिएबल को कर लेते हैं और रीलोड करते हैं तो एरर। डैशेस जो हैं वो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि डैशेस जो हैं वो अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि ये एक्चुअली सब्ट्रैक्शन के लिए ये सिंबल यूज़ होता है, तो वो हमारे जो इंटरप्रेटर है उसको कंफ्यूज कर देगा। इस वजह से हम डैशेस जो हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरस्कोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीपल अंडरस्कोर जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्टार्ट में नंबर आ रहा होता तो वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अगर स्टार्ट में कोई स्पेशल कैरेक्टर या बीच में कोई स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है तो वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाद में अगर नंबर कोई आ रहा है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बीइंग सेड दैट, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, आप डैश वाला तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। आप ये मल्टीपल अंडरस्कोर वाला भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये 2 अंडरस्कोर हैं या 3 अंडरस्कोर हैं, ये आपको लिख के फिर आपको भी समझ नहीं लगेगी। मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हैं जो कि फेल हो गए थे इस वजह से कि बहुत ज़्यादा काम करके वहाँ पे उस वक्त उन्हें कोई मकसद समझ आ रहा था अंडरस्कोर का, मल्टीपल अंडरस्कोर का, लेकिन बाद में वो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी उसको एक्चुअली फिर रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए से हर जगह पे एडिट करके डबल अंडरस्कोर के ज़रिए की जगह कुछ और लगाया था उन्होंने। तो मतलब ये आप यूज़ ना करें, इससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और एक मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये ज़रा कम लोग कहेंगे, लेकिन मेरा मुश्किल है कि सिंगल अंडरस्कोर भी ना, आप मजबूरी है तो यूज़ करें वरना यूज़ ना करें। वजह इसकी ये है कि सिंगल अंडरस्कोर से बहुत सारे PHP के पहले से बने हुए सिस्टम वेरिएबल्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम फंक्शन और सिस्टम वेरिएबल्स ऑलरेडी अंडरस्कोर से डिफाइंड है। अंडरस्कोर उसके आगे कोई ना कोई वेरिएबल का नेम होगा, उस तरह से डिफाइंड है, तो उनके साथ ताकि क्लैश ना हो, इसलिए आप ये सिंगल अंडरस्कोर भी अवॉइड ही करें। कोई और नाम रख लें, अगर कोई और मकसद है तो मतलब नाम के अंदर कोई वेरिएशन कर लें, उससे आगे अंडरस्कोर यूज़ कर लें, लेकिन पहला लेटर अंडरस्कोर यूज़ ना करें। ठीक है जी, आज का अपना सेशन यहीं तक रखते हैं। कल हम इंशाल्लाह ताला डिफरेंट टाइप्स जो है जो PHP में अवेलेबल है वो हम पढ़ेंगे, और उसके बाद मज़ीद लॉजिक्स यूज़ करेंगे जिसके अंदर इफ़ का लॉजिक है, फॉर लूप्स है, वाइल लूप्स, और उसको वो सारा कुछ आपने वैसे C++ और जावा में पढ़ा होगा, उसको हम PHP के पर्सपेक्टिव से इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। एक्चुअली PHP में ये जो लॉजिक्स हैं इसे हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको ये सारा कुछ आता भी है तो कल का सेशन लाजमन लें। हमने उसे वेब के हिसाब से और ख़ासतौर पर PHP के हिसाब से ये सारे फंक्शंस को पढ़ना है कि एक्चुअली वहाँ पे इसका क्या इस्तेमाल है। ठीक है जी।